पाकिस्तान और भारत के बीच में ये जो कश्मीर है, इसे भारतीय लोग भारत का हिस्सा है ऐसे मानते हैं और पाकिस्तानी लोग इसे पाकिस्तान का हिस्सा है ऐसे मानते हैं। रियलिटी इसकी क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है? जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो रहे थे तब ऐसा क्या हो गया कि ये हिस्से का डिसीजन अभी तक पेंडिंग है? आज की इस वीडियो में पीओके के रिलेटेड इतनी बेहतरीन जानकारी जानने वाले हो, शायद इससे पहले आपको मालूम नहीं होगी। इस वीडियो से अपने चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, क्योंकि ऐसे ही हिस्ट्री और साइंस से रिलेटेड वीडियोस अपने चैनल पे हमेशा आते रहेंगे। अपना भारत देश 1947 में आजाद हुआ था। उसी वक्त इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुआ था। उस एक्ट के हिसाब से 15 अगस्त को भारत देश स्वाधीन होने वाला था और उसी वक्त ये भी डिसाइड किया गया कि पाकिस्तान को भी आजादी दे देनी चाहिए। उस समय अगर देखा जाए तो भारत देश के तब 565 अलग अलग हिस्से थे, मतलब इतने सारे रियासतों को मिलकर एक भारत देश बनता था। और उसी रियासत मंत्रालय के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और उसके साथ वे अपने गृह मंत्री भी थे। रियासत मंत्रालय के सचिव वीपी मेनन थे। इन दोनों ने मिलकर भारत देश को जोड़ने का काम किया, इसलिए उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, क्योंकि यदि अगर ऐसा नहीं होता था तो आज हम भारत को 565 अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ देखते। डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति के कथन अनुसार सरदार वल्लभ भाई पटेल एक हाथ में गाजर और एक हाथ में लाठी लेकर निकलते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हर एक रियासत को बहुत अच्छी तरह से समझाया कि हम आपसे पूरी राजनीति नहीं मांग रहे हैं, हमें सिर्फ 3 ही चीजें चाहिए जो अब तक आपकी अंग्रेजों के पास थी। पहला डिफेंस, दूसरा विदेशी संबंध और तीसरा संचार। संचार का मतलब होता है जैसे रेलवे परिवहन हो गया, हवाई जहाज परिवहन हो गया और दूर संचार परिवहन हो गया। इस प्रकार की सारी चीजें संचार में आती है। पटेल जी ने ये सारी चीजें हर एक रियासत को समझाई और उसी प्रकार हरि सिंह को भी यही बातें बताई गई थी। हरि सिंह उस वक्त कश्मीर के राजा थे। वैसे अंग्रेजों ने तो ऑप्शन 3 दिए थे। पहला, भारत में शामिल हो जाओ, दूसरा पाकिस्तान में शामिल हो जाओ और तीसरा स्वतंत्र राज्य बन के रहो। यदि आप पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हो तो आप बेशक हो सकते हो, हमें उसमें कुछ ऐतराज नहीं है। हाँ, मगर आप भारत में शामिल होना चाहते हो तो पाकिस्तान जरूर ऑब्जेक्शन लेगा और वो झगड़ा भी करेगा, लेकिन कुछ दिक्कत नहीं है, हम उसे मैनेज कर लेंगे। यदि आप तीसरा ऑप्शन चुनते हो स्वाधीन होके रहने का, तो टेक्निकली आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा करने में बहुत दिक्कतें आ सकती है। जैसे कि प्रैक्टिकली आप अच्छी तरह से सोच विचार करके देखो कि 2 बड़े देश है, उसके बीच में आपको सर्वाइव करना थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। ऐसे ही 3 ऑप्शन राजा हरि सिंह के सामने भी रखे गए थे जब माउंटबेटन राजा हरि सिंह से मिलने के लिए गए थे। उस वक्त उनके साथ में 2-4 लोग और भी थे। उसकी वजह से माउंटबेटन ने यह डिसाइड किया कि अभी इनको सोच विचार करने के लिए सवेरे तक का समय दिया जाए। शायद ऐसा भी हो सकता है कि राजा का सवेरे तक फैसला बदल जाए। ऐसे ही सोचकर जब माउंटबेटन सवेरे निकलने के लिए तैयार थे, उस वक्त वे राजा से मिलने राजा के महल में गए। जाकर वे जब राजा का इंतजार कर रहे थे तब राजा के एक सैनिक ने माउंटबेटन को एक चिट्ठी थमा दी। उस वक्त राजा हरि सिंह की एक अलग ही आदत थी। जब वे किसी से मिलने की इच्छा नहीं होती थी तब वे सैनिकों द्वारा चिट्ठी में एक संदेश लिख के भेज देते थे। उस चिट्ठी में ऐसा लिखा होता था कि राजा के पेट में अभी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, उसकी वजह से राजा अभी किसी से मिल नहीं पाएंगे। तो वैसे ही चिट्ठी माउंटबेटन को मिली थी। राजा को क्या मालूम था कि वही उनका पेट का दर्द आगे जाके उनके सिर का दर्द बनने वाला था, क्योंकि सिर्फ 2 महीने के अंदर ही भारत देश स्वाधीन होने वाला था। उस वक्त कश्मीर में और एक दूसरा फेनोमेना चालू था। जैसे देखा जाए तो राजा हरि सिंह एक हिंदू राजा थे और वहां की जो प्रजा थी उसमें से ज्यादातर लोग मुस्लिम थे, क्योंकि उस समय का अगर आप कश्मीर देखो जिसके अंदर पीओके भी शामिल हो तो आप देख सकते हो कि उसमें से 70% से ज्यादा लोग मुस्लिम है। और शायद इसी वजह से मोहम्मद अली जिन्ना ये मान के चल रहे थे कि कश्मीर तो हमें ही मिलेगा, क्योंकि उसमें से ज्यादातर लोग मुस्लिम हैं। लेकिन वो राज्य हिंदू हो या मुसलमान हो या फिर किसी भी कम्युनिटी से हो, भारत देश को इससे कोई भी मतलब नहीं था।
क्योंकि भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने जा रहा था। उस समय कश्मीर में एक व्यक्ति थे जिनका नाम शेख अब्दुल्ला था। उनके बेटे का नाम फारूक अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला के बेटे का नाम उमर अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला ने हाल ही में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से अपनी एक उच्च शिक्षित डिग्री प्राप्त कर ली थी और उनकी इच्छा ये थी कि उनके डिग्री के मतलब एजुकेशन के हिसाब से उन्हें अच्छी पोस्ट पर जगह मिलनी चाहिए थी। उस उद्देश्य से वो वापस कश्मीर में आए थे। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, राजा हरि सिंह एक हिंदू राजा थे और वे ऐसा चाहते थे कि उच्च पद पर हिंदुओं को ही जगह मिलनी चाहिए। उसी वजह से शेख अब्दुल्ला ने कश्मीर घाटी में एक आंदोलन को शुरुआत किया। उस आंदोलन का नाम था कश्मीर छोड़ो और वो जो आंदोलन था वो राजा के अगेंस्ट था। मतलब बात समझ लीजिएगा, उसी वक्त भारत में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था जो अंग्रेजों के खिलाफ था और कश्मीर में कश्मीर छोड़ो ये आंदोलन चल रहा था जो राजा के खिलाफ था। इसी रीजन से शेख अब्दुल्ला की पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बढ़ रही थी क्योंकि वो एक हाईली एजुकेटेड पर्सन थे, उन्हें अपनी बात रखनी आती थी, उन्हें स्पीच देना भी बहुत अच्छी तरह से आता था। इसी वजह से लोग उन्हें अभी पसंद करने लग गए थे, उन्हें एक नेता के रूप में देखने लग गए थे। और शेख अब्दुल्ला की इच्छा सिर्फ यही थी कि कश्मीर को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया जाए, मतलब भारत में ही विलीन किया जाए। क्योंकि वो एक मुस्लिम थे तो उसकी वजह से जिन्ना जी ने मुस्लिम लीग की तरफ से शेख अब्दुल्ला को बहुत बार रिक्वेस्ट की कि आप पाकिस्तान में शामिल होने के लिए कुछ कीजिए। लेकिन शेख अब्दुल्ला जी उनके ऊपर इतना गुस्सा थे, वो उनसे बात करने के लिए भी तैयार नहीं थे। क्योंकि मैंने जैसे कहा कि उनकी सिर्फ एक ही इच्छा थी, उन्हें कश्मीर को हिंदू मुसलमान में नहीं बांटना था, उन्हें एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनना था। और वो पहले से आखिर तक हमेशा इसी बात पे अड़े रहे कि उन्हें कश्मीर को भारत में ही विलीन करना है। शेख अब्दुल्ला जी के इस चाह को सैल्यूट। ऐसा ही समय बीतता गया और भारत स्वाधीन होने का समय अब आ गया था। लेकिन फिर भी जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर का डिसीजन पेंडिंग था। जूनागढ़ और हैदराबाद की भी एक अलग कहानी है, हम इसके बारे में कभी नए वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके लिए अभी तक आपने अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर से आते हैं अपने टॉपिक की ओर। 15 अगस्त 1947 तक अभी तक राजा हरि सिंह ने ना ही भारत के साथ विलय का रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया था और ना ही पाकिस्तान के साथ वो विलय हुए। उनके दिमाग में एक अलग ही बात चल रही थी, जैसे कि पाकिस्तान एक पूरी तरह से मुस्लिम राष्ट्र है और ये राजा तो हिंदू थे। यदि राजा पाकिस्तान के साथ विलय कर लेते हैं तो बहुत दिक्कत आ सकती है, क्योंकि वहां पे सारे लोग मुस्लिम हैं और उस मुस्लिमों के बीच में एक हिंदू राजा नहीं टिक पाएगा। और भारत से अगर जुड़ते हैं तो भारत एक आजाद देश है, इसमें लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर राजा का कुछ भी नहीं चलने वाला है। तो उसकी वजह से राजा अभी तक कंफ्यूज थे और अभी तक उन्होंने डिसीजन नहीं लिया था। ऐसा ही चल रहा था, लेकिन बीच में पाकिस्तान ने एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी। शायद इसी पाकिस्तान की गलती की वजह से कश्मीर आज भारत का हिस्सा है। 20 अक्टूबर 1947 की ये घटना सारे न्यूज चैनल पे कवर की गई थी, उसके साथ में न्यूज आर्टिकल्स में भी है, न्यूज़पेपर में भी है और बहुत सारी किताबों में उसका मेंशन है। मोहम्मद अली जिन्ना ने यह सोचा कि अभी मिलिट्री एक्शन कश्मीर में ली जाए। इससे क्या होगा, तो लोग विद्रोह करेंगे और शायद ऐसा हो सकता है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए। और देखा जाए तो कश्मीर पाकिस्तान के लिए एक सपने जैसी चीज है। वो अभी तक हर बार यही सोचते हैं कि कश्मीर उनको कैसे मिल सकता है। इसी चाह में आकर मोहम्मद अली जिन्ना ने एक सेना बनाई। इस सेना का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी जिन्ना ने अकबर खान के ऊपर सौंपी थी। अकबर खान ने वजीरिस्तान में के ट्राइबल्स मुस्लिम को इकट्ठा किया और उसमें पाकिस्तानी सेना के भी कुछ लोग शामिल थे और उस समय उस सेना को नाम दिया गया आजाद मुस्लिम सेना। ये सारी चीजें मैं मेरे मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये खुद पाकिस्तान ने यूएन के सामने एक्सेप्ट की थी। तो ये बात है 20 अक्टूबर, जब वजीरिस्तान से 20,000 लोगों की सेना श्रीनगर की ओर ट्रक के द्वारा निकली थी। उस समय हरि सिंह को अपने सेना के ऊपर बहुत ही ज्यादा भरोसा था। राजा के जो ब्रिगेडियर थे जिनका नाम राजेंद्र सिंह था, उन्होंने राजा से कहा अपनी सेना में से
50% से ज्यादा लोग मुसलमान हैं। अगर ऐसा हुआ कि पाकिस्तानी सेना ने अपने सैनिकों को भरोसा दिलाया कि हम यहाँ पर मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए आए हैं, इससे तुम्हारा ही फायदा होगा, तुम्हारा ही आहूदा बढ़ेगा, तो ये खतरा है कि आपकी सेना में से कुछ लोग पाकिस्तानी सेना के पक्ष में ना चले जाए। वैसे देखा जाए तो आपकी सेना आपका बहुत सम्मान करती है, लेकिन उन्हें भी लालूच देकर फुसलाया जा सकता है, क्योंकि अपनी सेना में से बहुत सारे लोग गरीब है और वे ऐसे ऑफर को ठुकरा नहीं सकते। पर हरि सिंह को अपनी सेना पे बहुत ही ज्यादा भरोसा था। उन्हें ऐसा लगता था कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। राजा ने ब्रिगेडियर से कहा कि आप रुकिए, मैं ही सेना में शस्त्र लेके उतरता हूँ। तब राजेंद्र सिंह ने उन्हें रोका और कहा कि आप रुकिए, मैं ही उस सेना से लड़ने के लिए जाता हूँ। उस वक्त वो सेना मुजफ्फराबाद तक पहुंच चुकी थी, जो अभी पीओके की राजधानी है, और वो लगभग श्रीनगर से 150 किलोमीटर की दूरी पर आती है। और उसके अगले ही दिन वो सेना उरी तक पहुंचने वाली थी, जिसका अंतर श्रीनगर से लगभग 100 किलोमीटर का है। ये बात थी 23 अक्टूबर। इस समय अगर देखा जाए तो राजा का भी कॉन्फिडेंस अपनी सेना पे से कम होते जा रहा था, क्योंकि उस समय सेना में से बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तानी सेना से जाके मिल चुका था, जैसे कि राजेंद्र सिंह ने राजा से पहले कहा था। क्योंकि सेना बहुत ही नजदीक आ रही थी, तो राजेंद्र सिंह ने राजा से कहा कि आप तुरंत जम्मू की ओर निकल पड़े। उसी वक्त राजा ने दिल्ली को कॉल किया और उनसे कहा कि हमें बचाया जाए। ऐसा सुनते ही वीपी मेनन दिल्ली से श्रीनगर के लिए रवाना हो गए। उस समय अगर देखा जाए तो दिल्ली से श्रीनगर पहुंचने के लिए कोई रास्ता नहीं था, कोई ट्रेन नहीं थी, सिर्फ एक ही रास्ता था, वो भी हवाई रास्ता। मतलब सिर्फ विमान के द्वारा ही दिल्ली से श्रीनगर तक पहुंचा जा सकता था। वीपी मेनन जी जब राजा के पास पहुंचे तब राजा से उन्होंने कहा कि बताइए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। तब राजा ने होने वाली सारी स्थिति के बारे में वीपी मेनन जी को बताया और उनसे कहा कि हमें इस सिचुएशन से जल्द निकाला जाए। वीपी मेनन ने राजा से कहा कि मैं इस सिलसिले में दिल्ली में बात करता हूँ, और उसी वक्त वे तुरंत दिल्ली के लिए रवाना हो गए। दिल्ली में आते ही उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू, माउंटबेटन और सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ एक इमरजेंसी मीटिंग अरेंज की। मेनन जी ने सबको बताया कि राजा अभी बहुत संकट में है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। तब तुरंत पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी इस बात से एग्री हो गए। लेकिन उस वक्त माउंटबेटन का स्टैंड ये था, हम राजा की कोई मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी तक कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं बना है। यदि हम उनको सेना द्वारा सपोर्ट करते हैं तो क्योंकि वो अभी तक भारत में विलय नहीं हुआ है, तो ये दूसरे राज्य की तरह है और हमें उन्हें मदद करना, इसका सीधा मतलब हम अंतरराष्ट्रीय युद्ध में शामिल हो रहे हैं और अभी हमें इंटरनेशनल वॉर में शामिल नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन यदि राजा विलय पत्र के ऊपर साइन कर देते हैं तो बेशक वो हमारा हिस्सा बन जाएगा और हम उनको सपोर्ट कर पाएंगे। उसी वक्त मेनन जी फिर से राजा के पास गए। उस समय मेहरचंद महाजन राजा के प्रधानमंत्री थे, जो बाद में चल के अपने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बने। मेनन जी और महाजन जी ने दोनों ने मिलके राजा को अच्छी तरह से समझाया। तब जाके राजा हरि सिंह एक्सेशन के लिए रेडी हो गए। वो समय देख लीजिएगा जब पाकिस्तानी सेना उरी तक पहुंच चुकी थी। उस समय उरी से श्रीनगर तक जाने के लिए सिर्फ एक ही पुल था, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। और इसी वक्त राजेंद्र सिंह ने उस पुल को तोड़ने का डिसीजन ले लिया, क्योंकि यदि पाकिस्तानी सेना उस पुल तक पहुंच जाए तो वो श्रीनगर तक कभी भी आ सकती है। तो उसकी वजह से ही राजेंद्र सिंह ने पाकिस्तानी सेना वहां तक पहुंचने से पहले ही जाके वो पुल को उड़ा दिया। अब पुल न होने की वजह से पाकिस्तानी सेना वहां पर रुक गई। ना वो आगे बढ़ पा रही थी और ना ही राजेंद्र सिंह की सेना उनके पास जा पा रही थी। पाकिस्तानी सेना सोच में पड़ गई कि ये रास्ता अभी कैसे क्रॉस किया जाए। तो उसी दौरान 2 दिन का समय मिल गया। ये बात अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, यदि ये 2 दिनों का समय नहीं मिला होता तो आज शायद ये वीडियो बना ही नहीं होता, क्योंकि कश्मीर सीधे पाकिस्तान का ही हिस्सा बन चुका होता। इस दौरान राजेंद्र सिंह उस युद्ध में शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने पाकिस्तानी सेना को वहां तक रोकने का काम बहुत अच्छी तरीके से किया। ये निर्दयी सेना का उद्देश्य सिर्फ मुस्लिम शासन लागू करना था, लेकिन जैसे ही उन्होंने उरी क्रॉस किया तो उनके अंदर का
शैतान जाग उठा। 25 अक्टूबर बारामूला, ये दिन आज भी पूरे भारत के लोगों को याद है। मतलब कितना भी घिनौना वर्ड इनको अगर दिया जाए तो फिर भी वो कम ही रहेगा, क्योंकि उन्होंने हजारों लड़कियों के ऊपर सामूहिक बलात्कार किया। हिंदू और ईसाई लड़कियों के ऊपर तो उन्होंने बलात्कार किया ही, लेकिन उसके साथ साथ मुस्लिम लड़कियों के ऊपर भी उन्होंने सामूहिक बलात्कार किया और उन्हें जान से भी मार दिया। वो आई कार्ड था, उसमें जितनी यंग लेडीज थी उनको उठाना शुरू कर दिया, पकड़ना शुरू कर दिया। जब पकड़ना शुरू किया उन्होंने तो चीज का हारा मच गया। उसने करने साथ में दरिया था, ये जो किशन गंगा पूरी दरिया ये गुजरता है वहां से, इसमें छलांगे लगाई औरतों ने, हैं। तो उस वक्त वो भगदड़ जब मची तो उन्होंने फिर फायर खोल दिया। Just 2 months after partition, thousands of Pak Army regulars and tribal Islamist militia invaded Jammu and Kashmir, unleashing murders, rapes, loot and arson. बारामूला का वो खौफ आज भी सारे लोगों को याद आता है। वो पाकिस्तानी सेना ने सारे स्कूल में जाके, हॉस्पिटल में जाके, वहां पर जो नर्सेस थी, वहां पर जो टीचर्स थी, उनके ऊपर सामूहिक बलात्कार किए। उस समय राजा जम्मू के लिए निकल गए थे और वही 26 अक्टूबर तक वो सेना श्रीनगर को शाम तक घेर लेती। एक बात समझ लीजिएगा, अभी तक कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं बना है। राजा जम्मू निकल गए थे और वीपी मेनन और मेहरचंद महाजन अभी भी फिलहाल श्रीनगर में ही थे, लेकिन उनको भी 25 अक्टूबर को वहां से निकलना पड़ा क्योंकि सिचुएशन खराब होते जा रही थी। वैसे ही 25 अक्टूबर को वीपी मेनन और मेहरचंद महाजन दिल्ली के लिए निकलते हैं और दिल्ली में उस वक्त ये सिचुएशन थी कि माउंट ब्रिटेन अभी भी अपनी बात पे अड़े हुए थे, जब तक कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं बनता तब तक हम उनको सेना सपोर्ट नहीं दे पाएंगे। फिर 26 अक्टूबर को ये दोनों पहुंचे राजा के पास। राजा को बहुत अच्छी तरह से ये समझाया गया कि यदि आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलना है तो आपके पास एक ही रास्ता है कि आप जल्द से जल्द इस एक्सेशन के ऊपर साइन कर दिए, और इस बात के लिए आपके पास बहुत ही कम समय बचा है, क्योंकि अभी जैसे बारामूला के अंदर इस सेना ने विद्रोह किया है, वैसे ही अभी वो श्रीनगर तक शाम तक पहुंच जाएंगे और सवेरे वो श्रीनगर को भी बर्बाद करना शुरू कर देंगे। तो ये बातें सुन के राजा ने जल्द से जल्द उसके ऊपर साइन कर दिया। जैसे ही राजा ने विलय पत्र के ऊपर साइन कर दिया तो तुरंत ये दोनों पहुंचे दिल्ली में। बहुत सारे हिस्ट्री रिलेटेड किताबों में और बहुत सारे मूवीज और सीरीज में भी इसका मेंशन है कि राजा ने शाम को मतलब 26 अक्टूबर को सोते वक्त अपने एडीसी को अपनी पिस्टल दी थी और उनसे कहा था कि यदि सवेरे आपको यह समाचार न मिले कि भारतीय सेना हमारे सपोर्ट के लिए श्रीनगर में पहुंच चुकी है तो मुझे उठाना मत, मार देना, क्योंकि मैं अपने राज्य को ऐसे बर्बाद होते हुए देखना नहीं चाहता हूं। मतलब ये एक थोड़ी फिल्मी सीन लग रहा है, लेकिन ये रियलिटी है। और यदि आप उस एक्सेशन को अच्छी तरह से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो राजा ने साइन किया था वो कुछ कंडीशन रख कर ही किया था। उस विलय पत्र के ऊपर मेंशन है, हम सिर्फ आपको 3 चीजें दे रहे हैं, जैसे डिफेंस, विदेशी संबंध और संचार, और कुछ अनुसूचित, मतलब कि इससे रिलेटेड कुछ बातें। मजे की बात तो ये है कि ये जो विलय पत्र है, यही विलय पत्र बाकी सब 565 रियासतों ने भी साइन किया था। मतलब राजा हरि सिंह के लिए कुछ अलग विलय पत्र नहीं बनाया गया था। एक ही विलय पत्र पहली बार टाइप हुआ था और उसकी ही कॉपीज 565 रियासतों को दी गई। ये हमेशा से ही कुछ डिबेट में या फिर कहीं पर भी जिसका जहां पे इसका मेंशन है वहां पर यह कंसिडर किया जाता है कि राजा हरि सिंह ने बहुत सारी कंडीशंस रखी थी, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं है। वही विलय पत्र है जो 565 रियासतों को साइन किया गया। मतलब यदि आप इस विलय पत्र को अच्छी तरह से देखोगे तो कुछ मैटर्स टाइप किया हुआ था और कुछ चीजें हाथ से लिखने वाली थी, जैसे कि सबसे ऊपर उस राजा का नाम लिखने की जगह थी और नीचे साइन और डेट डालने की जगह थी। इसके अलावा इस विलय पत्र के ऊपर कुछ भी नहीं था। जो है वही कंडीशंस एक्सेप्ट करने हैं। तो ये बात यहाँ पर अच्छी तरह से समझ लीजिएगा कि कश्मीर के लिए कुछ अलग विलय पत्र नहीं टाइप किया गया था। और कश्मीर के मतलब इस राजा के विलय पत्र के ऊपर नीचे की ओर देख सकते हो कि यहाँ पर राजा की साइन 26 तारीख को है और माउंट ब्रिटेन की सिग्नेचर 27 तारीख को।
हाँ बराबर, माउंट ब्रिटेन का भी सिग्नेचर विलय पत्र के ऊपर बहुत मैंडेटरी था। मतलब कि अगर किसी रियासत के राजा ने उसके ऊपर साइन किया है, लेकिन उसके ऊपर जब तक माउंट ब्रिटेन के सिग्नेचर नहीं होंगे तब तक उसे वैलिड कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो उसी रिलेटेड उसके ऊपर माउंट ब्रिटेन के भी सिग्नेचर है, लेकिन उसमें एक दिन का अंतर है। जैसे राजा ने सिग्नेचर किया था 26 तारीख को और माउंट ब्रिटेन ने किया था 27 तारीख को। तो ये इतना ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि शाम को मतलब बहुत ही लेट राजा ने साइन किया था और उसी वक्त मेहरचंद महाजन और वीपी मेनन जी वहां से तुरंत रवाना हो गए थे। लेकिन 12 के बाद में दूसरा डेट कंसिडर होता है, तो उसकी वजह से थोड़े अंतर पे ही मिडनाइट में माउंट ब्रिटेन ने उसके ऊपर हस्ताक्षर किए हैं। जब विलय पत्र की पूरी प्रोसीजर कंप्लीट हो गई थी, तब माउंट ब्रिटेन का स्टैंड ये था कि हमें अभी युद्ध में शामिल नहीं होना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल गुस्से में आ गए और उन्होंने माउंट ब्रिटेन से कहा, क्यों हम अभी उनकी सपोर्ट क्यों नहीं कर पाएंगे? तो माउंट ब्रिटेन ने जवाब दिया था, हमारे पास संसाधन कम है, तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेज यूज करने पड़ जाए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल गुस्से में उनसे कहते हैं कि हमें उससे कोई मतलब नहीं है, अभी के अभी हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें कश्मीर की मदद करनी चाहिए। और रही बात रिसोर्सेज की, तो 4 दिन हम भूखे रह लेंगे, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे लिए अभी महत्वपूर्ण यह है कि कश्मीर की सहायता की जाए। तब यहाँ पे ये चर्चा खत्म होती है और सवेरे सवेरे ही भारतीय वायुसेना निकलती है कश्मीर की ओर। जब भारतीय सेना श्रीनगर पहुंचती है, तब उनका स्वागत वहां पर शेख अब्दुल्ला और उनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी करती है। हाँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी, अभी भी उनके बेटे के बेटे अभी भी उसे संभाल रहे हैं, उमर अब्दुल्ला। वो उसी वक्त बनी हुई थी और इसी के लिए वो पार्टी बनाई गई थी कि उन्हें किसी भी हाल में कश्मीर में लोकतंत्र चाहिए था। तो उन्होंने पूरी तरह से सेना को सपोर्ट किया, डायरेक्शन दिया और श्रीनगर में पाकिस्तानी सेना को धूल चटा दी और श्रीनगर को उस पाकिस्तानी सेना से खाली करवा दिया। जिन्ना को यह सुन के बहुत तकलीफ हुई थी। उस समय जो पाकिस्तान के कमांडर थे, जिनका नाम था जनरल ग्रेसी, तो जिन्ना ने उनको रिक्वेस्ट करना शुरू कर दिया। एक बात यहाँ पर समझ लीजिएगा, जब अंग्रेज भारत देश छोड़कर जाने वाले थे, तब उन्होंने पाकिस्तान को एक कमांडर दिया था और भारत को एक कमांडर दिया था। पाकिस्तान के कमांडर का नाम है जनरल ग्रेसी, भारत के कमांडर का नाम है माउंट ब्रिटेन, जो अभी हम इस स्टोरी में सुनते ही आ रहे थे। और इन दोनों का एक सुप्रीम कमांडर था जो एक ही व्यक्ति था, उसका नाम था जनरल ओकेन लेक। मतलब अगर भारत में और पाकिस्तान में कोई वॉर या फिर आर्मी एक्शन करनी हो, तो उन्हें उनके जनरल से परमिशन लेनी होती थी और जनरल उनके सुप्रीम कमांडर से इस बात के बारे में डिस्कस करते थे। जब उन्होंने इजाजत दे दी, तब ही वो आर्मी एक्शन कर पाएंगे। तो यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना उनके कमांडर को रिक्वेस्ट करते हैं, जिनका नाम जनरल ग्रेसी था। तो उनको ये कहते हैं कि हमें भी वहां पर आर्मी एक्शन कर लेनी चाहिए, लेकिन जनरल ग्रेसी ने उन्हें यह बात कहकर रोक दिया कि हमें जो इंफॉर्मेशन मिली है उससे राजा ने खुद भारतीय विलय पत्र के ऊपर साइन किया है, तो अभी वो भारत का हिस्सा है और हम उसमें हस्तक्षेप नहीं कर पाएंगे। तो ये बात कहकर जनरल ग्रेसी ने मोहम्मद अली जिन्ना को वही रोक दिया और टेक्निकली ये बात उनकी सच भी थी। तो यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना हार मान चुके थे, तो उन्होंने एक दूसरी तरकीब निकाली कि उन्होंने माउंट ब्रिटेन, मतलब जो भारतीय कमांडर थे, उनसे बात की। तो उनको कहा कि हम मोहम्मद अली जिन्ना, माउंट ब्रिटेन और पंडित जवाहरलाल नेहरू, हम तीनों लाहौर में एक मीटिंग करेंगे इस हिस्से के बारे में पूरी तरह से डिस्कस करने के लिए। यहाँ पर एक बात महत्वपूर्ण है जानना, जब माउंट ब्रिटेन उस विलय पत्र के ऊपर जब साइन कर रहे थे, तब माउंट ब्रिटेन ने एक सजेशन दिया था कि जब कश्मीर में शांति व्यवस्था कायम हो जाएगी, तब हम वहां के लोगों से पूछेंगे कि आपको भारत में शामिल होने की इच्छा है या नहीं। तो उसके ऊपर हम ये डिसीजन लेंगे कि हमें कश्मीर को भारत में शामिल करना है या नहीं करना है। एक बात समझ लीजिएगा, इन्होंने सिर्फ एक सजेशन दिया था, ना कि ऑर्डर दी थी। उन्होंने जस्ट उनका एक सुझाव सबके सामने रखा था। जब मोहम्मद अली जिन्ना ने माउंट ब्रिटेन से ये रिक्वेस्ट की थी, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू तो तैयार हो गए थे, हमें उनसे जाके मिलना चाहिए। वहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा कि हम क्यों जाए वहां पर। युद्ध की शुरुआत उन्होंने की है और बुला भी वही रहे हैं। अगर उनको इस चीज की जरूरत है तो उन्हें यहाँ आना चाहिए, ना कि हमें वहां जाना चाहिए। नेहरू जी उसके ऊपर कहते हैं कि यदि हमारे वहां जाने से यहाँ पे शांति व्यवस्था कायम होती है, इस युद्ध को विराम लग सकता है, तो
क्यों ना जाए, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को रोक दिया और कहा कि हमें वहां पे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो इस दौरान ऐसा डिसाइड हुआ कि माउंटबेटन जाके मिलेंगे मोहम्मद अली जिन्ना से लाहौर में। तो इस डिसाइडेशन के हिसाब से 1 नवंबर 1947 में माउंटबेटन जाते हैं मोहम्मद अली जिन्ना से मिलने के लिए लाहौर में। यहाँ पे जो माउंटबेटन की और जिन्ना की जो बातचीत हुई थी उसमें से कुछ कि मोहम्मद अली जिन्ना का ये कहना था कि वहाँ गुजरात के एक हिस्से में आपने जैसे लोगों की राह जानी थी, वैसे ही आप कश्मीर में लोगों की राह जान ले। I trust in this defense we shall give a demonstration to all India and to the world how we can function unitedly and in a non-communal way in Kashmir. In this way, this terrible crisis in Kashmir और उसके बाद में ही आप भारत में उसे शामिल कर ले। माउंटबेटन उन्हें ये रिप्लाई में कहते हैं कि हमें तो कुछ ऐतराज नहीं है, राजा ने खुद उसके ऊपर सिग्नेचर किए हैं और मैंने भी खुद वहां पर सिग्नेचर किए हैं, तो ये विलय पत्र पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। और रही बात लोगों के सुझाव जानने की, तो हम उसके ऊपर विचार कर रहे हैं। ये बात थी 1 नवंबर 1947 की, लेकिन उसी वक्त 2 नवंबर 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत में एक स्पीच दिया। उस स्पीच के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जब शांति व्यवस्था कायम हो जाएगी तब कश्मीर में प्लेबिसाइड किया जाएगा और उसके बाद में ही हम निर्णय लेंगे। ये स्पीच रियलिटी में देखा जाए तो पीओके के हिस्से में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट शामिल हुआ। इसमें भारत की एक लोकतंत्र की छवि दिखाई देती है। मतलब अभी अभी आजाद हुआ देश ये कभी भी नहीं चाहेगा कि हम जबरदस्ती किसी राष्ट्र को अपने देश में शामिल करें। जो हमने इतने सालों से सहा है वो हम दूसरे राज्य के ऊपर नहीं कर सकते, और यही हमारे देश की यूनिटी है और यही हमारे देश की रिस्पेक्ट की बात है कि हम किसी को भी जोर जबरदस्ती से नहीं हासिल करना चाहते हैं। इसमें हमारी देश की विनम्रता दिखती है। और ये युद्ध लगभग चला 31 दिसंबर 1947 तक। 1947 के बाद में भारत देश पहुंचा यूएन के पास और चैप्टर 6 के अंदर एक डिस्कशन स्टार्ट कर दिया। चैप्टर 6 इसे ध्यान से समझ लीजिएगा। जब यूएन कोई भी मामला चैप्टर 6 के अंदर रिजोल्यूशन करके देता है तो उसके अंदर का जो भी रिजोल्यूशन आता है उसे मानना या फिर नहीं मानना ये उस देश के ऊपर निर्भर करता है। मतलब ये कोई कंपल्शन नहीं होता है, ये जस्ट एक सुझाव होता है। इसे मानना या फिर न मानना वो उन देशों के ऊपर रहता है। तो उसी के अंतर्गत ध्यान से सुनिएगा, उसी चैप्टर 6 के अंतर्गत ये मामला यूएन में पहुंचा। तब उस समय तो इसी चैप्टर 6 के अंतर्गत ये मामला पहुंचा था यूएन में। तब इस मामले में यूनाइटेड नेशन और सिक्योरिटी काउंसिल में मीटिंग शुरू हो गई। उस समय अगर देखा जाए तो अमेरिका और इंग्लैंड भारत के अपोज में बात कर रहे थे। ऐसे ही होते होते 21 अप्रैल 1948 में यूएन ने उनका रिजोल्यूशन प्रेजेंट किया। रिजोल्यूशन लगभग 1 पेज का है, लेकिन हम उसे विस्तार में जानने की कोशिश करेंगे। उसमें 3 चीजें बताई गई थी। पहला सीज फायर, दूसरा युद्ध विराम और तीसरा अन्य। पहला पॉइंट जो सीज फायर है उसके अंतर्गत कुछ चीजें हैं, जैसे कि जब दोनों देश इसे स्वीकार कर लेंगे तब ऐसा होगा कि जहां पे युद्ध रुका है उस जगह को नियम रेखा से बांध लिया जाएगा और उसके बाद में इसके ऊपर विचार किया जाएगा इसके बाद में क्या किया जाए। तो ये युद्ध कंप्लीट हुआ था 31 दिसंबर 1948 में। उस वक्त भारत के लगभग 1100 जवान शहीद हो गए थे और पाक की सेना में से लगभग 4000 लोग मारे गए थे। जिस जगह पे यह युद्ध कंप्लीट हुआ उस जगह को आज हम LOC के नाम से जानते हैं, मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल। उस रिजोल्यूशन में दूसरी बात जो थी, जैसे युद्ध विराम, उसके अंतर्गत जो चीजें हैं उसमें बहुत सारे डिबेट की बातें हैं, लेकिन वो भारत के हिसाब से एक तरफ से अच्छा ही है। मोहम्मद अली जिन्ना ने माउंटबेटन के सामने जो बातें कबूल की थी उसमें उन्होंने ये बताया था कि जो कश्मीर में सेना गई है वो पाकिस्तान की ही सेना है। तो यही बात उनको यूएन के सामने भी प्रेजेंट करनी पड़ी थी। तो उनको दूसरे ऑप्शन में ये बताया गया कि वो पूरी सेना को पाकिस्तान में वापस बुलाने का प्रतिबंध किया जाए और उसके साथ में जो कश्मीरी लोग उस सेना से जो जुड़े हुए थे उनको भी साथ में ले जाया जाए। जब यूएन भारत को ये बताएगा कि ये पूरी तरह से पाकिस्तानी सेना वहां से चली जा चुकी है तो उसके बाद में भारत अपनी सेना वहां से
बुला सकता है। और ये रिजोल्यूशन का तीसरा पॉइंट, जब ये दोनों चीजें हो जाएगी तब वहां के स्थानिक लोगों से पूछा जाएगा कि आप भारत में शामिल होना चाहते हो या फिर पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हो, तो उसके बाद में ही इसका पूरी तरह से निर्णय लिया जाएगा। बात को पूरी तरह से समझ लीजिएगा। ये यूएन ने रिजोल्यूशन दिया था चैप्टर 6 के अंतर्गत, मतलब इसे मानना न मानना ये अपने दोनों देशों के हाथ में था। तो ऐसी ही है ये कहानी पीओके की। आपको ये जानकारी कैसी लगी ये हमें नीचे कमेंट के द्वारा जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए, और ये इंफॉर्मेशन आपके दोस्तों में और फैमिली में भी फैलाइए ताकि इससे ये सही इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए। धन्यवाद। उन्नीस सौ सैतालीस का साल, आजादी का जश्न, वतन हुआ रोशन, मिटा हर संश, पटेल का दम जोड़ा 565 रियासतों को एक किया, यही है उनकी बेमिसाल। कश्मीर की जंग थी बड़ा इम्तिहान, हरि सिंह का अलग फैसला बना देश की जान। वीपी मेनन के साथ वो ऐतिहासिक रात, दिलों में बसी थी वतन की बात। ये हिंदुस्तान, ये हमारी शान, हर जंग जीत कर बनी भारत की पहचान। ये किताब में ताकत हर दिल की बात, ये मुल्क नहीं ये इश्क की बात। राजेंद्र सिंह ने जब दिया बलिदान, LOC बनी और थम गया हिंदुस्तान। बारामूला की चीखें यादों में आज भी, पाक की फौज ने किया अमामी अत्याचार, लेकिन हमने झुका दी उनकी सोच गलत। हर कोने में जलाया आशा का दिया प्रबल, शेख अब्दुल्ला का साथ, लोकतंत्र की आस, भारत से जुड़ने की थी वो खास। ये हिंदुस्तान, ये हमारी शान, हर जंग जीत कर बनी भारत की पहचान। एकता में ताकत हर दिल की बात, ये मुल्क नहीं ये इश्क की बात। ये मुल्क नहीं ये दिल की बात। जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर की कहानी, हर फैसले में बसी देश की जवानी। पटेल की दौड़, वो चिट्ठी का मोड़, श्रीनगर के आसमान में हर सपना छोड़ा। पटेल की लाठी, भारत का ख्वाब, हर हस्ताक्षर में आया ये मुल्क बेहिसाब। तो आज हम खड़े हैं उसी जज्बे के साथ, वतन की मिट्टी से बना ये नाता खास। युवा उठो, बदो हर खेल, क्योंकि भारत की कहानी है दिलों का मेल। ये हिंदुस्तान हमारी पहचान, हर दिल में बसे इसकी शान। ये हिंदुस्तान, ये हमारी शान, हर जंग जीत कर बनी भारत